देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपको मैंने 2 वीडियो इस पर डाल दिए, 2 से 3 वीडियो, ठीक है। उसमें आप लोगों को सॉल्यूशन मिल चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। एनसीईआरटी जिस तरह से चाहती है मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला यूज़ करके, उस तरह से भी मैंने दे दिया, ठीक है। सेम पार्टिकल मान के, या फिर आप गैस, लिक्विड और सॉलिड, उस तरह से भी हमने आंसर कर दिया इसका, ठीक है ना। और अगर एग्जॉस्ट को आप हॉट एयर की तरह ट्रीट करते हैं तो उस तरह से भी हमने इसका आंसर कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए जल्दी से। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो टेबुलेट कीजिए। यहाँ पे मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी जा रही है आपसे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, रैंडम मोशन करते हैं, वो बात नहीं की जा रही है। तो कई जगह पे ये भी लिख दिया जाता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स होता है, तो वो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए जो कि एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, पता लगा सकते हो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड और कौन गैस है, ठीक है। तो एक तो क्या जो मेजर है वो क्या क्या है, एक तो है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या करती है, शेप चेंज। हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट है हमारे पास, ठीक है, ऑफ मैटर, और हम इनकी शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो शेप चेंज कर सकते हैं तीनों की ही हम फोर्स लगा के, लेकिन जिसमें मतलब बहुत ही मुश्किल हो शेप को चेंज करना इन तीनों स्टेट में से, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट हमने उठाई, तो जिस स्टेट की शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल हो, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा हो, तो वो जो स्टेट है वो सॉलिड कहलाएगी। तो यानी सॉलिड के पास क्या होती है, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है ये, और ये क्या बताती है कि शेप को चेंज करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट रिजिड होगा और उसकी शेप को चेंज करना आपके लिए मुश्किल होगा, और अगर ये प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में या किसी स्टेट में कम है तो उसकी शेप को चेंज करना बड़ा आसान होगा। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड होते हैं और रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो रिजिडिटी आप क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। अच्छा, इसमें टैबुलेट करना है ना, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो देखो कितनी बातें आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज अगर आप लिखना चाहे तो। सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है, गैस का डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। और ये गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, कंटेनर में जितना स्पेस अवेलेबल होगा वो सारा ही इसका वॉल्यूम बन जाएगा, एक तरह से पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वॉल्यूम के बारे में। सेकंड पॉइंट, अब हम अगर बात करें तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, तो जिसके कारण इनकी शेप भी डेफिनेट होती है, तो डेफिनेट शेप सॉलिड की। लिक्विड कंटेनर टू कंटेनर अपनी शेप चेंज करते हैं, तो डेफिनेट शेप नहीं होती इनके पास, ठीक है, नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है। गैस के पास भी नॉट डेफिनेट शेप। सरफेस की आप बात कर सकते हैं, ऑर्डर की आप बात कर सकते हैं। सॉलिड पे मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप जाएं तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर एक जो पैटर्न होता है या ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो क्रिस्टल लैटिस जो आप बोलते हो, तो एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, ठीक है। लिक्विड का ऐसा नहीं होता, गैस का तो बिल्कुल ही रैंडम, ठीक है। तो 3D। और एक और बात आप कह सकते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड को अगर आप स्पेस में कहीं पे रखें 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो इसके बहुत सारे फ्री सरफेसेस हो सकते हैं। लिक्विड को अगर आप फ्री स्पेस में रखेंगे तो इसके बहुत सारे फ्री सरफेस नहीं होंगे, तो लिक्विड आमतौर पे सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल शेप ही लेगा। सॉलिड हम कैसी भी शेप का ले सकते हैं, हम कुर्सी को स्पेस में लेके जा सकते हैं, पेन को लेकर जा सकते हैं, चौक को लेके जा सकते हैं, ठीक है, एक इंसान, ठीक है, उसको लेके जा सकते हैं। तो अलग अलग मतलब फ्री सरफेसेस, बहुत सारे फ्री सरफेसेस हो सकते हैं। लिक्विड के पास नहीं, गैस का तो कोई भी सरफेस होता ही नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड और गैस में ये एक बड़ा अच्छा फ़र्क है। जब कहीं पे अगर मान लो ट्रांजिशन स्टेट बदल रही है, ठीक है, तो उस जगह में पता लगाना है कौन सॉलिड है और कौन लिक्विड और कौन गैस है। तो आप देखिए इंटरफेस, ठीक है। तो जो लिक्विड है, जो गैस है, उसका कोई सरफेस नहीं होगा, लिक्विड का
सरफेस होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन वैसे तो ब्रेक हो जाती है, लेकिन इंटरफेस को चेक किया जाता है वहाँ पे, तो ये बात आप कर सकते हैं। इतना हो गया। अब रिजिडिटी पे आए थे, तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, ये लिक्विड रिजिड नहीं होते, गैस भी रिजिड नहीं होती। अब अगली जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा था, वो आती है कंप्रेसिबिलिटी। तो एक तो आप रिजिडिटी के बेस पे आप इन तीनों को स्टेट को अलग अलग बता सकते हो। आपको ये जो टेबुलेट हमने किया, इतने पॉइंट पे बताने की जरूरत नहीं है। मेन रिजिडिटी के बारे में बात कीजिए, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात कीजिए। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को चेंज करना। ठीक है, वॉल्यूम को चेंज कर देना। जैसे रिजिडिटी तो क्या कर रही थी, शेप के बारे में बात कर रही थी, वॉल्यूम के बारे में नहीं। वॉल्यूम रिजिडिटी के केस में आप सेम रख सकते हो, लेकिन आपको शेप चेंज करनी है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल से आपको या स्क्वायर से आपको रोम्बस, ठीक है, इस तरह से शेप आपको वॉल्यूम सेम रखते हुए शेप को चेंज करना है। कंप्रेसिबिलिटी वॉल्यूम को चेंज करना है, बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करना। तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल आप बोल सकते हैं, या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, ना के बराबर। हाँ होते हैं, लेकिन ना के बराबर, तो उसे आप जीरो ही बोल सकते हैं। ऐसा ही लिक्विड के साथ है, ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। तो गैस बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, गैस की प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या बताती है? कंप्रेसिबिलिटी अगर किसी की ज़्यादा, तो इसका मतलब उसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी कम, तो उसे कंप्रेस करना मुश्किल है। तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम है, उनके पास ये प्रॉपर्टी कम है, ना के बराबर है। ऐसा ही लिक्विड के पास, गैस के पास ये प्रॉपर्टी है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो देखो दूसरा जो कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, तो मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर साथ साथ आपको कर दिया है, जो कमेंट करने के लिए कह रहे हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है और कौन गैस है। और फिर तीसरी है फ्लूइडिटी, दिखाई इन्होंने, और ये विस्कोसिटी से ही इसका रिलेशन है। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी जिसके पास ज़्यादा है तो वो अच्छा फ्लूइड है, वो बढ़िया कम फोर्स लगाते ही फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और फ्लो करने का मतलब क्या, वो अपनी शेप को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दोनों की है फ्लूइडिटी, किसकी? लिक्विड की भी और गैस की भी। तो लिक्विड भी शेप चेंज कर लेते हैं और आपकी गैस भी शेप चेंज कर लेती है। लिक्विड शेप चेंज कर लेते हैं, इसीलिए तो आप आसानी से पानी के अंदर अपने हाथ को डुबो सकते हैं, आप अपने खड़े हो सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप खड़े हुए, तो जो भी कंटेनर की शेप है, तो आप ये मान लो कंटेनर के अंदर आप भी खड़े हो साथ में, यहाँ पर कहीं पे इस शेप का कुछ खड़ा है, और इसमें हम पानी डालते तो पानी भी यहाँ पर आएगा, कुछ जैसी कंटेनर की शेप है वैसी ले लेगा। तो बस यहाँ पर आप खड़े हो बीच में, दीवार की बजाय। ठीक है, तो आप जैसे खड़े हो, तो आपके अकॉर्डिंग पूरे कंटेनर की को देखें और साथ में आपको खड़े हुए उसमें देखें, तो जो शेप नज़र आएगी कंटेनर की आपके साथ, वैसी ही शेप लिक्विड ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड अपनी शेप को बड़ी आसानी से चेंज कर लेते हैं, गैसेस भी बड़ी आसानी से। तो फ्लूइडिटी शेप चेंज करना, और आप ऐसे सोच सकते हैं कि फ्लूइडिटी, और फिर मैंने कहा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। तो इसमें क्या होता है, शेप चेंज कर रहे हैं, तो उस शेप चेंज कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी कहीं ना कहीं शेप को चेंज होने से रोकती है। ठीक है, तो जिसके पास विस्कोसिटी ज़्यादा, तो वो शेप जल्दी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और विस्कोसिटी कम, तो शेप जल्दी से चेंज कर लेगा। तो फ्लूइडिटी के साथ उल्टा आप सोच सकते हैं। तो फ्लूइडिटी ज़्यादा तो शेप आसानी से चेंज करेगा, फ्लूइडिटी कम तो शेप चेंज करना मुश्किल है। तो विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी एक तरह से आप ये जो प्रॉपर्टी है उल्टा काम कर रही है, इन्वर्स। ठीक है, रिलेशन इनमें दिखाई दे रहा है। तो ये आप ऐसे सोच सकते हैं, मान लो ये 2 गिलास है मेरे पास, और इसमें ऊपर से मैंने एक तो शहद डाला और एक पानी डाला। तो पानी डालूंगा तो तुरंत ही पानी ये शेप ले लेगा, शहद यहाँ पहले इकट्ठा होगा, फिर धीरे धीरे फैलेगा साइड में, और फिर ये पूरे में शेप लेगा ऐसे ऐसे। फिर तो शहद को भी डाला जा रहा है और पानी को भी, लेकिन शहद अपनी शेप को धीरे धीरे चेंज कर रहा है, पानी जल्दी से शेप को चेंज करके कंटेनर की शेप बना ली है। तो विस्कोसिटी पानी के पास कम है और शहद के पास विस्कोसिटी ज़्यादा है। या फ्लूइडिटी की बात करें तो पानी के पास ज़्यादा है, फ्लूइडिटी शहद के पास कम है। ऐसे ही आपकी टूथपेस्ट हो सकती है, उसके पास फ्लूइडिटी और कम है। ठीक है, लेकिन फ्लूइड है वो फोर्स लगाने पर। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इनके बेसिस पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, और ये एक तरह से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप इन्हें कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, शहद थोड़ी मात्रा में है तो भी वो शेप धीरे धीरे ही चेंज करेगा, अपनी ज़्यादा मात्रा में तो भी।
ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो फ्लूइडिटी सेम रहेगी शहद की। तो साइज़ बड़ा है छोटा, ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज़ चेंज होने से चेंज हो जाए, जैसे मास और वॉल्यूम। किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लोगे तो उसका मास बदल गया, वॉल्यूम भी आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया किसी का तो वॉल्यूम तो बदल गया ना, अमाउंट बढ़ा दी तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, मास और वॉल्यूम। ऐसे ही फिजिक्स में आप पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर अगर बात करूं तो रेजिस्टिविटी, या शायद आपने पढ़ा भी हो 8th क्लास में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये बॉडी के या कंडक्टर के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती। साइज़ आप छोटा लो बड़ा लो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टेंस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है रेजिस्टेंस साइज़ पे डिपेंड करता है। तो सेम कंडक्टर का साइज़ छोटा बड़ा लेते हो तो रेजिस्टेंस बदलेगा, लेकिन उसी सेम कंडक्टर का साइज़ छोटा बड़ा लेते हो तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। तो रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से ये तीनों चीज़ें, रिजिडिटी जो मैंने बताई, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों में बिल्कुल आसानी से फ़र्क कर देगी। तो जब भी अब सॉलिड लिक्विड के ऊपर क्वेश्चन आए, आप देखिए आपसे कोई पूछे कि ये सॉलिड क्यों है इस टेम्परेचर के ऊपर, तो आप बता देना रिजिडिटी शो कर रहा है, ठीक है, जो कि लिक्विड और गैस शो नहीं करते। ये लिक्विड क्यों है, फ्लूइडिटी शो कर रहा है, विस्कोसिटी शो कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, ठीक है, ऐसी बातें आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को किस तरह आंसर करना वो कर पाएंगे। फिलिंग ए गैस कंटेनर को भरना, तो कंप्रेसिबिलिटी काम आएगी यहाँ पे। कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, लार्ज वॉल्यूम को स्मॉल स्पेस के अंदर आप भर देते हैं, ठीक है, और फिर आसानी होती है उस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह उठाने पर। और जैसे वो सेलर था, बैलून भर के दे रहा था बच्चों को, तो वो देखो वो कितने सारे बैलून, वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो जाता है बैलून्स का अगर आप देखेंगे, और उसके पास जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम देखिए कितना कम है। तो यानी बहुत सारी गैस छोटे से सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गैस का आप कह सकते हो अमाउंट, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम के अंदर हमने फिल कर दिया है ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। तो इस प्रॉपर्टी के कारण। शेप क्या है, शेप ज्योमेट्री है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आउटर एजिज आप कह सकते हैं, या सरफेसिस जो जिन सरफेसिस से कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए लिक्विड जो घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे है, ठीक है, सम काइंड ऑफ सरफेसिस, सम काइंड ऑफ साइड्स, एजिज, ज्योमेट्री, ठीक है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी नेम्ड एज शेप ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी, तो कोई भी मैटर हमारे पास जिसके पास मास है, ठीक है, तो उसमें ये मोशन के कारण एनर्जी होती है। मोशन के कारण बॉडी जो एनर्जी पोजेस्ट करती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर सब्सटेंस में कह रहा हूँ तो यानी एक ही तरह के पार्टिकल की मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी सब्सटेंस कहा है, ठीक है, बेशक सब्सटेंस अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन देखो इस चैप्टर में सब्सटेंस वर्ड यूज़ कर दिया है। तो सब्सटेंस वर्ड यूज़ करने का मतलब, मास आप ले रहे हो तो अलग अलग पार्टिकल का मत लो, एक जैसे पार्टिकल होने चाहिए सबका मास। हाँ, अब एक जैसे पार्टिकल से बना हुआ मैटर है तो अब आप कुछ भी मास, कुछ भी अमाउंट उठाओ मास की, और वो फिर कितने वॉल्यूम में है, उसको उसी अमाउंट का कितना वॉल्यूम है, ठीक है, उस मैटर की जो भी मास की अमाउंट आपने उठाई उसका खुद का कुछ वॉल्यूम है, तो कितने वॉल्यूम में कितना मास आया, ये उसकी डेंसिटी है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी भी बता दी हमने। गिव रीजंस, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, जिसमें गैस को रखा जाता है, क्योंकि गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो होता नहीं है और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। तो जिसके कारण ये जो गैस है, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और रैंडम मोशन में होती है पार्टिकल। तो गैस के पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, रैंडम मोशन और साथ में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। तो जिसके कारण ये गैस को जहाँ पे भी आप रखेंगे तो वो डिफ्यूज़ होगी ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो आपने सिलेंडर में गैस जैसे ही भरी तो जहाँ वो भरी वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन है हाई, तो वो फिर हाई से किधर जाएगी, लो की तरफ, ठीक है, डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। उस डिफ्यूज़न के कारण, और गैसेस में तो डिफ्यूज़न काफ़ी फास्ट होता है, तो जिसके कारण ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो यहाँ पे आप डिफ्यूज़न भी इसका रीज़न दे सकते हैं, ठीक है, आप पार्टिकल की प्रॉपर्टी के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो है उसके ऊपर प्रेशर क्यों लगाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल की रैंडम मोशन है।
रैंडम मोशन, और वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और साथ में दीवार से भी टकराते हैं। तो जब भी वो कोई चीज़ टकराएगी तो मोमेंटम चेंज होगा। टकराने का मतलब वो पुश कर रही है या पुल कर रही है, पुश और पुल की तरह भी आप सोच सकते हो। तो वो टकराई है दीवार से तो उसने दीवार को पुश किया, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और उसका दीवार का मोमेंटम चेंज किया उसने, या पार्टिकल का खुद का मोमेंटम चेंज हुआ, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो दीवार पे फोर्स लगा, तो रैंडम मोशन है तो लगातार पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं, तो लगातार पार्टिकल दीवार से टकरा रहे, दीवार से टकराने के कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होने से फोर्स लगने लग रहा है, ठीक है। या वो पुश कर रहे हैं, पुश करने के कारण फोर्स लग रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर हो जाएगा, तो इसलिए वो प्रेशर लगाती है। A wooden table should be called a solid, ठीक है। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहना चाहिए? वो रिजिडिटी, देखो आप कितनी आसानी से बता सकते हो। डेफिनेट शेप, रिजिडिटी है तो शेप डेफिनेट रहेगी, शेप चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। या एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देते हैं हम इसे, ठीक है। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे रख देते हैं कहीं पे भी, मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है या कोई कंटेनर है, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हैं तो इसकी शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपनी डेफिनेट शेप बनाए रखती है, अपने एजिज़, साइड्स, बाउंड्रीज़ को जैसे थे वैसे ही रखती है, तो जिसके कारण हम क्या कहेंगे, इसको सॉलिड है, ठीक है। तो आगे ना आंसर, रिजिडिटी के थ्रू भी, डेफिनेट शेप के थ्रू भी। तो कोई चीज़ सॉलिड क्यों है अब आप ये बता सकते हैं। वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। हम हवा में आसानी से अपने हाथ को हम खुद घूम फिर पाते हैं हवा के अंदर, तो ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है गैस के, और स्पेस जो है पार्टिकल टू पार्टिकल वो भी काफ़ी है, ठीक है। अवेलेबल स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी है, तो जिसके कारण पार्टिकल को अगर हम धक्का देते हैं, अपने हाथ को मूव करते हैं, तो हमारे हाथ पार्टिकल को धक्का देते हैं या पार्टिकल टकराते हैं और उन्हें इधर उधर धक्का देते तो उन्हें स्पेस मिल जाता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, पार्टिकल के साइज़ से भी ज़्यादा है, तो पार्टिकल साइड में एक तरह से खिसक जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे हाथ को जगह मिल जाती है। तो ये आप कह सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इंटरमोलिकुलर स्पेस पार्टिकल के साइज़ से भी ज़्यादा है, तो उन्हें डिस्प्लेस करना काफ़ी आसान है, ओके। लेकिन एक लकड़ी का कोई भी एक ब्लॉक है, उसे तोड़ने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि लकड़ी सॉलिड है, रिजिड है, तो रिजिड है तो उसकी शेप को चेंज करना मुश्किल है। या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो पार्टिकल के साइज़ से कम है, तो पार्टिकल को और एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के ऊपर हर हिसाब से एक दूसरे को बिल्कुल टच करके, ऐसे आप सोच सकते हो, वही जो काइनेटिक थ्योरी में बताया था, आइडेंटिकल पार्टिकल हर तरफ से टच किए हुए हैं, इधर उधर जाने की जगह है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? तो अब हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि वो जो पार्टिकल एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बंधे हुए हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एनर्जी के थ्रू ओवरकम कर सकें, यानी पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी एक पोल है और उसके साथ रस्सी बांध कर, या आप ऐसे मानो कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास और उससे पत्थर बंधा हुआ है और मैं इस पत्थर को घुमाए जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर मोशन करा रहा हूँ। अगर मैं स्पीड बढ़ाता जाऊँगा तो ये सोचिए, ये आपका ज़्यादा मजबूत नहीं है थ्रेड, ठीक है, पतला सा है, और मैं स्पीड बढ़ाता जाऊँ तो मैं इसकी एनर्जी बढ़ाता जाऊँ, तो शुरुआत में दोनों बंधे हुए हैं, थ्रेड मेरे उंगली और इस पत्थर को जोड़ने वाला ये थ्रेड एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल ये हो गया मेरी उंगली और दूसरा हो गया ये पत्थर, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रस्सी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब मैं अगर स्पीड बढ़ाता जाऊँ घुमाने की, तो मैं एक तरह से एनर्जी ज़्यादा दे रहा हूँ, किसको? इस स्टोन को, ठीक है। और एनर्जी ज़्यादा दे रहा हूँ तो ये एनर्जी एक समय इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस थ्रेड को, ये थ्रेड टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगी इसकी एनर्जी, और ये थ्रेड टूट जाएगा और ये पत्थर आज़ाद हो जाएगा एक तरह से। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि वो कराटे एक्सपर्ट जो है वो इतना और सप्लाई करता है, मतलब एनर्जी है ना, वो हाथ को तेज़ी से चला के लेके आता है काइनेटिक एनर्जी, और हिट करता है, तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है वुडन ब्लॉक के अंदर, और वुडन ब्लॉक में जो साथ साथ टच करके बैठे हुए पार्टिकल है उनको एनर्जी चाहिए थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तो वो एनर्जी किसने सप्लाई की? कराटे एक्सपर्ट ने, और वो एनर्जी सप्लाई करते ही
वो जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम पड़ जाता है और वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, हम हाथ को नहीं चला सकते सॉलिड के। हम छत पे चल रहा हूँ इस समय मान लो तो मैं छत के आर पार नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो छत है, जो रूफ़ है वो सॉलिड है। ठीक है, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है और स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, तो वो साइड में इधर उधर हो ही नहीं रहे, मेरे को स्पेस दे ही नहीं रहे जाने के लिए। लेकिन लिक्विड हो, गैस हो, तो हम उसमें आसानी से मूव कर पाते हैं, क्योंकि एक तो स्पेस उनके बीच में, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है और साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। उन्हें बड़ी आसानी से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें अलग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन हो गया। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स की जो डेंसिटी है जनरली लोअर होती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये हर एक लिक्विड की नहीं हम बात कर रहे हैं इसमें। लिक्विड्स का मतलब है कि एक ही आप मैटर ले रहे हो, वन काइंड ऑफ मैटर यू हैव। ठीक है, एंड देन द मैटर हैव डिफरेंट स्टेट्स एंड देन यू आर कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ द सेम मैटर विद इट्स डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से कर रहे हो, आपने मान लो लोहा लिया, लोहे को ही मेल्ट कर दिया और लोहे को ही वेपराइज कर दिया, तो लोहे की 3 स्टेट होगी ना आपके पास आयरन की। तो आयरन जब सॉलिड है और फिर लिक्विड और गैस है, तो आपके पास 1 kg आयरन का ब्लॉक है एक तरफ, फिर एक आपके पास कंटेनर के अंदर 1 kg लिक्विड फॉर्म में आयरन है और एक 1 kg वेपर फॉर्म में आपके पास आयरन है, गैसियस फॉर्म में कहिए। ठीक है, तो आप 1 kg ब्लॉक को उसकी लिक्विड स्टेट में जैसे ही आप डुबोते हैं तो वो डूब जाता है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यानी सॉलिड स्टेट के पास लिक्विड स्टेट से ज़्यादा डेंसिटी है अगर एक ही मैटर है, उसी की तीनों स्टेट की बात चल रही है। तो गैस के पास सबसे कम। ठीक है, तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा, लिक्विड की गैस से। लेकिन ये बात ज़्यादातर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के, ज़्यादातर मैटर जो भी है, ठीक है, एक टाइप के मैटर की हम बात, प्योर की बात चल रही है, प्योर सब्सटेंस की बात चल रही है, आप ऐसे कह सकते हो। तो प्योर सब्सटेंस मैटर की एक बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, जो कि 2 रूप में मिलती है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में आइडेंटिकल एटम से ये मैटर बनता है और कंपाउंड में ये एक मतलब 2 या 2 से अधिक टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो वो अगले चैप्टर में हम आपको कराएंगे। अभी के लिए आप ध्यान दीजिए, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, तो ये बात की गई है एक ही मैटर के लिए, जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता। बर्फ़ जो है सॉलिड स्टेट है वाटर की। ठीक है, और वाटर, लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर में सॉलिड वाटर की डेंसिटी कम है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये आप एक्सेप्शन कह सकते हैं ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आइस होती है उसमें लिक्विड फॉर्म में, अगर मैं पानी की बात करूँ तो वो पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिक्विड फॉर्म में आपको पता है टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, और मतलब सॉलिड स्टेट को टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड में जाएगी। तो लिक्विड फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा होती है, पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और मतलब बॉन्डिंग तो औरों में भी बनती है। वाटर की मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बात कर रहा हूँ, वो आप देखना सॉलिड जो आइस बनेगी ना, उसमें देखना वो क्या कमाल करती है, वो कैसे वॉल्यूम को बढ़ा देती है, जिसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना चाहिए, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, टेम्परेचर ज़्यादा या एनर्जी ज़्यादा होने के कारण है। एनर्जी ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो भी उसको ओवरकम कर लेगा मॉलिक्यूल, और वो एक दूसरे से एक तरह से बंधेंगे नहीं, या थोड़ी देर के लिए बंधेंगे फिर अलग हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए लिक्विड के केस में, लेकिन हो नहीं पा रही ज़्यादा एनर्जी के कारण। लेकिन जैसे ही हम आइस बनाते हैं, सॉलिड वाटर बनाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो जो केज लाइक स्ट्रक्चर है उसमें वैक्यूम या स्पेस क्रिएट हो जाता है। काफ़ी सारा मॉलिक्यूल ने केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन बीच में सॉलिड बनने के बावजूद भी बीच में जो स्पेस अवेलेबल है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर के केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, आइस के केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है केज लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण। और अगर स्पेस ज़्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंड हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो सेम मास, ज़्यादा वॉल्यूम में मास बाय वॉल्यूम अगर आप लगाएं तो मास सेम है। ठीक है, बटे में जो वॉल्यूम रखा जा रहा है, पानी वाला वॉल्यूम और आइस वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक डेंसिटी कम हो गई, तो इसलिए फ्लोट करती है। तो ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ इसके।
ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए केज लाइक स्ट्रक्चर, ये कितने अगर काउंट करें मॉलिक्यूल लगभग सेम है। और स्पेस वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम उतना ही मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं पा रही, ज़्यादा एनर्जी होने के कारण। बनना चाह रही है लेकिन टूट जाती है, कहीं बनती है कहीं टूटती रहती है। तो ओवरऑल इंटरमोलिकुलर स्पेस घट जाता है। यहाँ इंटरमोलिकुलर स्पेस देखिए बिल्कुल आसानी से अच्छे से बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी हो गई, ठीक है। तो वही केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी घट गई। तो बच्चों आ रहे अच्छे समझ में क्वेश्चंस। चलिए आगे भी अब आप और भी क्वेश्चंस है क्या? हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, इनको भी निपटा देते हैं साथ साथ। तो इसमें देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। केल्विन से सेल्सियस में जाना है 273 माइनस कर दो, सेल्सियस से केल्विन में जाना है 273 प्लस कर दो, ठीक है। तो ये दोनों ही केल्विन है, सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करो, आंसर आ गया ए और बी पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन 250, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? फिजिकल स्टेट चेक करनी है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई मैंने, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी या फ्लूइडिटी, ठीक है। चलो फ्लूइडिटी दोनों की है, गैस की और लिक्विड की, इसलिए विस्कोसिटी की बात करेंगे। विस्कोसिटी गैस में भी है लेकिन बहुत ही कम एज़ कम्पेयर टू ये वाटर। जो टर्मिनल वेलोसिटी है का कॉन्सेप्ट है, उसमें विस्कस या ड्रैग फोर्सेस आते हैं, जो कि आपके आगे क्लासेस में आएंगे, या आपने सुना हो तो मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है। तो देखिए अब 250 डिग्री सेल्सियस पे पूरे वाटर की बात चल रही है। जितना वाटर आपने लिया है ना, कंप्लीट वाटर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पर तो वाटर और स्टीम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वहाँ पर यूज़ होती रहती है, जो कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज़ होती है और टेम्परेचर राइज़ करने में यूज़ नहीं होती। तो यहाँ तो 250 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। तो पानी जब तक पानी रहेगा, जब तक वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाने नहीं देगा। और यहाँ पर पूरे पानी का कह रहा है कि तापमान 250 डिग्री हो गया है। तो इसका मतलब सारा का सारा पानी 100 डिग्री पे स्टीम बन चुका है और उसके बाद टेम्परेचर स्टीम का राइज़ होता है। जितनी हीट दोगे स्टीम का टेम्परेचर राइज़ होता जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस हो गया स्टीम का टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट होगी, गैसियस और लिक्विड, यानी वाटर लिक्विड एज वेल एज वेपर, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के दौरान सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो चेंज क्यों नहीं होता, वो कांस्टेंट क्यों बना रहता है? क्योंकि जब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो मतलब हीट सप्लाई की जा रही है, वो उनके बीच के वास्तव में बीच के जो बॉन्ड है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम एनर्जी देते जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट है, सारी की सारी एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है वो स्टेट बदलने में यूज़ हो रही है, बजाय कि टेम्परेचर को राइज़ करने में, ठीक है। ऐसे ही आप याद रखिए, इसके बारे में और भी बात की जा सकती है, लेकिन इतना ही आप ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन का आप आंसर कर दें आपके लिए ठीक है। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इसमें हमें बताया गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को आप कम करते जाइए और प्रेशर को बढ़ाते जाइए, तो लिक्विफाई कर सकते हैं आप कोई भी अगर आपके पास गैस है उसे। चलिए आगे। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन काम आएगा, और इवेपोरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। इवेपोरेशन को फास्ट हम कैसे कर सकते हैं इस फिनोमिना को, ठीक है। तो इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, देखिए बताया गया है, सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, ह्यूमिडिटी घटा दो और विंड स्पीड बढ़ा दो। तो ये 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं। तो डेजर्ट कूलर जो है उसमें क्या हो रहा है, मान लो कूलर के अंदर जो पानी है उसका तो एक ही फ्री सरफेस है, जो कि सरफेस टेंशन के कारण सरफेस फिल्म बनाए हुए जो फ्री सरफेस है, ठीक है। अब वो पानी पंप की मदद से जो पैड है, कूलिंग पैड, उस पर आता है, और कूलिंग पैड में पानी, अब कूलिंग पैड का पूरे का सरफेस एरिया देखिए, वो सरफेस एरिया और वो अंदर और बाहर दोनों तरफ, ठीक है, वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है उस पानी से, जो कि आपके कूलर का जो नीचे की टैंक बना हुआ है
उसमें जो ओपन या फ्री सरफेस है जो वाटर का उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना आपने कूलिंग पैड यूज़ करके, और सरफेस एरिया बढ़ा दिया और साथ में हॉट ड्राई डे है। हॉट ड्राई डे का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी है ही नहीं, बहुत ही कम है, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ कर दिया एक तरह से हॉट ड्राई डे कहकर। तो ह्यूमिडिटी घटा दी, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, और इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। तो जिसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी इवेपोरेशन होगा, जो भी पानी है, पानी का मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए, वो जो भी मतलब जितना ही पानी इवेपोरेट हुआ वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेके इवेपोरेट होता है। यानी उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप करना है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो आज़ाद हो पाएगा, वो दूसरी स्टेट में जा पाएगा। तो वो कैसे तोड़े उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो वो क्या करता है, बाकी अपने सराउंडिंग में कौन आगे, उसी के अगल बगल के जो पानी के मॉलिक्यूल है, उसी के दोस्त वो भी आगे, साथी उसी के आसपास की जो हवा है वो भी आ गई, जो हवा चल के क्रॉस करके जा रही है वो भी आ गई, ठीक है। जिस कूलिंग पैड पर वो पानी का मॉलिक्यूल बैठा है वो कूलिंग पैड भी उसमें आ गया, ठीक है। तो जिस चीज़ को वो टच कर पा रहा है वो पार्टिकल, ठीक है, हर तरफ से वो सभी उसकी सराउंडिंग है। और उस सराउंडिंग से, तो किसी एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे तो एक ही टाइम पे बहुत सारे इवेपोरेट हो रहे हैं और सभी अपनी सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। अभी दिखाया ना वो मैंने पत्थर वाला एग्जांपल, स्ट्रिंग, थ्रेड और पत्थर वाला, एनर्जी ज़्यादा है तो थ्रेड टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी। तो एनर्जी वो अपनी खुद की ज़्यादा कैसे करेंगे, तो बाकी किसी और से एनर्जी लेंगे, तो जिससे एनर्जी लेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और ओवरऑल एनर्जी की अमाउंट अगर कम होती जाएगी तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, लो। क्योंकि एनर्जी की अमाउंट कम होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है कम होती जाएगी, उन पार्टिकल्स की खुद की मोशन कम होती जाएगी, और मोशन कम होती जाएगी तो यही तो है टेम्परेचर का कम होना, ठीक है। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब भी आप ये कह सकते हैं सॉलिड से लिक्विड बना तो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, क्योंकि उस समय ना पार्टिकल जो है वो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे तो वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप करने के लिए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो बाहर निकले तो उनकी एनर्जी या उनकी जो मोशन है वो हल्की सी, मतलब ना के बराबर चेंज हुई है, बस फोर्स को तोड़ने में यूज़ हुए हैं, ब्रेकअप करके बाहर आ गए हैं, ठीक है। तो कहाँ था मैं, मेन उसी चीज़ पर आते, अपनी जो चीज़ थी उससे दूर चला जाऊँगा ऐसे अगर ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे तो देखो इतना पक्का है कि आप लोग अगर इसे अच्छे से एक एक बात को नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ रही होगी कि कैसे हमें आंसर करने हैं, ठीक है। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल, तो इसका आंसर अब आपको आ गया समझ में, क्योंकि जो भी पार्टिकल है इवेपोरेट होगा तो वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा फोर्स को तोड़ने के लिए, और बाकी सभी से एनर्जी लेगा तो बाकी सभी की एनर्जी कम हो जाएगी, बाकी सभी की मोशन कम हो जाएगी, ठीक है, और जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। हाउ डज़ द वाटर कैप्ट इन ए अर्दन पॉट, तो भाई इसमें भी आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना अर्दन पॉट के अंदर। अर्दन पॉट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, बारीक बारीक होल होते हैं। तो 3D स्पेस में आप सोचिए हर तरफ से, तो पहले पानी का एक ही सरफेस, मान लो यहाँ पानी, तो ये सरफेस ही फ्री सरफेस था, लेकिन अब आपका ये सरफेस हर तरफ से एक तरह से पोरस होता है ये, तो जिसके कारण इनके अंदर कैपिलरीज होती है और पानी यहाँ से इवेपोरेट हो सकता है इन बारीक छेदों के अंदर से। सरफेस एरिया बढ़ गया, इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ अच्छी खासी कूलिंग होगी। आगे चलते हैं। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, क्योंकि ये सभी के सभी वोलेटाइल सब्सटेंस है। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये जैसे हमने अपने हाथ पे लगाए ये इवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेट हो जाते हैं तो इवेपोरेट होंगे तो सराउंडिंग से एनर्जी लेके तब ये आज़ाद हो सकते हैं, तब ये फ्री हो सकते हैं, ये अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो सराउंडिंग कौन है, मेरी उंगली, ठीक है, या दूसरे पेट्रोल या एसीटोन के पार्टिकल्स। तो जैसे ही वो पार्टिकल, मान लो 10 पार्टिकल उड़े तो बाकी 10 से उन्होंने एनर्जी ली, उनकी एनर्जी डाउन कर दी, और वो अब एनर्जी अपनी बढ़ाने के लिए मेरी उंगली से एनर्जी लेंगे। कहने का मतलब जैसे ही वो उड़ेंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो जो भी सराउंडिंग में और कॉन्टैक्ट में चीज़ होगी तो वहाँ से हीट
डाउन टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ हीट चलेगी। तो मेरी उंगली हाई टेम्परेचर पे है और जो एसीटोन जहाँ लगा हुआ है बाकी उसकी एनर्जी डाउन होगी तो वो भी अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है। सेम वो रूम टेम्परेचर लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो मेरी उंगली से एनर्जी उनमें जाएगी और फिर से वो इवेपोरेट हो जाएंगे, ये प्रोसेस चलेगी जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट। तो ऐसे ही थोड़ी देर में सारा का सारा एसीटोन परफ्यूम या पेट्रोल इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर से जो रूम टेम्परेचर है या जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी जो मेंटेन करती है उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी खुद मेंटेन करना चाहेगी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। और वो जो एसीटोन के पार्टिकल है वो रूम टेम्परेचर लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी एनर्जी लेंगे सराउंडिंग से, और जैसे एनर्जी मिलेगी तो वो वोलेटाइल है, वो तुरंत इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये पूरी लॉजिकल रीजनिंग मुझे लगती है इस क्वेश्चन की ऐसे होनी चाहिए। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन, सेम यार, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया, इवेपोरेशन रेट बढ़ गया। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, तो आपके जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनमें हमारा कैपिलरी काफ़ी अच्छी खासी मतलब उसकी फाइबर होती है और वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड को, तो अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ये देखिए यहाँ पे वाटर का जो कॉटन होता है या स्वेट में भी वाटर ही होता है और फिर एब्जॉर्ब करके ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है उस एब्जॉर्ब्ड स्वेट को और वो फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट होने से फिर से कूलिंग इफेक्ट आएगा और जिसके कारण हमारी बॉडी भी जब तक वो पसीना इवेपोरेट होता रहेगा ठंडा महसूस करती रहेगी, ठीक है। जैसे ही पसीना बॉडी से सूखेगा तो हमें ठंडा महसूस होना बंद हो जाएगा। ऐसे सोचिए हम अगर गर्मियों में गर्म पानी में भी नहा कर आएँ, ठीक है, गर्म पानी में भी नहाकर हम जैसे ही बाहर आते हैं तो हवा चल रही है मान लो, तो गर्म पानी में नहाकर आप हवा में आकर खड़े हो गए तो होगा क्या, अब एक तो टेम्परेचर, ये आपकी बॉडी पर जो पानी है वो सरफेस एरिया तो बढ़ा हुआ है, उसका इवेपोरेशन रेट फास्ट है, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी इवेपोरेट होके बाकी जो पानी बॉडी पे लगा हुआ है उसकी एनर्जी को डाउन करता जाएगा, उसके टेम्परेचर को डाउन करेगा और वो टेम्परेचर अपने को बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी से एनर्जी लेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और जिसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। तो जैसे ही हमारी बॉडी हीट को लूज़ करेगी हमें कूल महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। हीट लूज़ करने पर टेम्परेचर डाउन आता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।